एक गुर्जर चौराहे पे खड़े होकर ये कह देना कि कार्यक्रम यही होगा तो किसी औकात ने जो रोक लो। धन्यवाद देता हूँ मांगेराम गुर्जर जी को, जिन्होंने हिम्मत की और उन्होंने कहा ये भी गुर्जर है और वो भी गुर्जर है। मैं समझता हूँ कि करोड़पति है जंधेड़ा के अंदर, करोड़पति जाने कितने गुर्जर करोड़पति हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर कार्यक्रम कराएं। तो जंधेड़ा हमारे गुर्जर भाइयों को इतना मजबूत गांव है, हमें बड़ा दुख हुआ कि आखिर लोग ऐसा कितना क्यों डरते। हमें डर दिखाया जाता है कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे। अरे भाई, ये शुरू कास्ट के लोग तो मुसलमान से नहीं डरते। हमारे जितने भी गुर्जर भाई हैं, सैनी भाई हैं और यहाँ पर यादव भाई हैं, अपने बच्चों को रोको, क्योंकि उनके बजरंग दल में काम कर रहे हैं, आरएसएस में काम कर रहे हैं, उन संगठन में काम कर, उनके बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोग धर्म बचाने में लगे हुए। हमारे बच्चे अगर रोजगार मांगते तो लाठियां बरसती हैं उन पे, और कावड़ लेने जाते तो फूल बरसते। इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे पहला हथौड़ा किसने मारने का काम किया? जिस बाबरी मस्जिद में मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, कोई मतलब ही नहीं था उसका, उस पर सबसे पहला हथौड़ा किसने मारा ये आप जानते हैं। जो सबसे बड़े हिंदू थे जिनको हथौड़ा मारने के लिए तैयार किया गया, और वो कौन थे? वो भी ओबीसी के लोग थे। और राम मंदिर की कमेटी बनी, एक भी ओबीसी का आदमी उस कमेटी में नहीं, और एक ब्राह्मण ने, जंधेड़ा के अंदर एक ब्राह्मण, मैं समझता हूँ हमारे सैकड़ों गुर्जरों के पास जा जाके भी मुसलमानों का डर दिखाते हैं, और मुसलमान मुट्ठी भर हैं, और मुसलमान मैं समझता हूँ कि अपनी संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, इसके सिवा उसकी कोई लड़ाई है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कार्यक्रम आज 2 बजे से जंधेड़ा सरदार पटेल इंटर कॉलेज में होने वाला था, लेकिन साथियों हमने बड़े प्रयासों के बाद परमिशन की बड़ी समस्या आ रही है। अभी हमारे पहल सिंह जी ने बताया कि आर्टिकल 19 के तहत कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये हम जानते हैं, मैं समझता हूँ कि इस देश में वामसिक के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता संविधान को, संविधान के जितनी भी आर्टिकल्स हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन व्यवस्था सत्ता दुश्मन के हाथ में है। आप अगर वो चाहें तो आपको यहाँ भी कार्यक्रम नहीं करने चाहिए, बेशक आप अपने घर में करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जंधेड़ा में होना था, परमिशन जंधेड़ा की थी, आपने यहाँ क्यों किया? हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हमने बड़े प्रयासों के बाद परमिशन कराई, लेकिन हमें कल शाम को पता लगा कि हमारे लोग आपस में हम दुश्मनी बन जाएगी और कार्यक्रम को हम यहाँ नहीं कर सकते। आप यहाँ से कार्यक्रम को कहीं दूसरी जगह कर लीजिए। यानी मात्र एक आदमी वहाँ पर, एक आदमी ने सारे के सारे इतने दबंग हमारे गुर्जर भाई हैं, और ये सच्चाई है। अगर एक गुर्जर चौराहे पर खड़े होकर ये कह देना कि कार्यक्रम यही होगा तो किसी औकात ने जो रोक लो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक व्यक्ति ने, जो आज 3% लोग व्यवस्था पर बैठे, सत्ता पर बैठे, उनमें से एक व्यक्ति ने उन लोगों को पकड़ा जो हमारे भाई आरएसएस में काम कर रहे हैं। उनको पकड़ने के बाद में उनसे कहा कि ये हमारे हम सनातनी हैं, हम सारे के सारे सनातनी हैं, और हमारे धर्म को ये पटेल जी का नाम लेके ये हमारे सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं। यानी हम उनकी कही बात को अगर कहने का काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें गाली देने का काम करता है। यानी उन्होंने गालियां ग्रंथों में लिख कर रख रखी हमारे लिए, और रात दिन जितने भी इनके मंच लगाकर हमें गाली देने का काम करते हैं। हमारी भावना कभी आहत नहीं होती, और हम उनकी कही बात को अगर बताने का काम करते हैं तो उनकी भावना आहत हो जाती है। तो जंधेड़ा हमारे गुर्जर भाइयों को इतना मजबूत गांव है, हमें बड़ा दुख हुआ कि आखिर लोग ऐसा कितना क्यों डरते। हमें डर दिखाया जाता है कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे। अरे भाई, ये शुरू कास्ट के लोग तो मुसलमान से नहीं डरते। और मुसलमान तो छोड़ दो, जो आज सबको डराने का काम कर रहा है ना, उससे भी नहीं डरते। चौराहे पर लताड़ने का काम कर रहे थे, चाहे पिटते रहे, लेकिन उसको चौराहे पर लताड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम हमने इसीलिए कराया था वहाँ पे कि वहाँ गुर्जर बाहुल, मतलब ओबीसी बाहुल क्षेत्र है, और ओबीसियों का एक मैसेज अच्छा जाएगा। और अगर हम कहीं ऐसी जगह कराते जहाँ हमारा बाहुल होता तो उनकी औकात नहीं थी कि जो हमें ये वहाँ कार्यक्रम करने से मना कर दिया। तो हमें दुख इस बात का होता है
कि इतनी जो डोमिनेंट कास्ट है, इतनी मजबूत कास्ट है, क्यों डरती है? डरने का कारण बस एक ही है कि हमने अपने इतिहास को नहीं जाना। यदि हम अपने इतिहास को जान लेते तो ये डर कब का खत्म हो गया होता। ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, एससी जो लोग हैं, इन्होंने अपने इतिहास को जान लिया, डर इनके मन से बिल्कुल निकल चुका। मर जाएंगे लेकिन सही बात कहें, जिस दिन हमारे ओबीसी के भाई, पिछड़े वर्ग के भाई अपने इतिहास को जान लेंगे, ये समझ लो कि जो दुश्मन हमारी कृपा पर रह रहा है भारत में, ये हमारी कृपा पर रह रहा है, उस दिन यहां से छोड़कर भाग जाएगी। आपके जैसे आप चाहेंगे वैसे रहेगा। ये हमारी कृपा पर रह रहा है। दुनिया का नियम है, जिनकी संख्या होती है सत्ता व्यवस्था उनके कब्जे में होती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। मात्र 3% लोग सबको 97% को बनाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं मांगेराम गुर्जर जी को, जिन्होंने हिम्मत की और उन्होंने कहा ये भी गुर्जर है और वो भी गुर्जर है। मैं समझता हूं कि करोड़पति है जंधेड़ा के अंदर, करोड़पति, जाने कितने गुर्जर करोड़पति हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत की। इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर कार्यक्रम कराएं। और यहाँ पर जो भाई लोग आए, सभी साथियों को मैं बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ, और मांगेराम गुर्जर जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम कराया। जो माननीय विकास पटेल जी से हमारी सुबह बात हुई, ऐसे से बात होगी, तो इन्होंने कहा कि मेरा रिजर्वेशन है, मैंने कहा आप आ जाइए। कहीं ना कहीं तो हम 10-20 अपने गुर्जर भाइयों के या ओबीसी के भाइयों को बिठाकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये कार्यक्रम जो हमारे लोगों ने कैंसिल कराने का काम किया, ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि आखिर हम इतने कमजोर क्यों हो चुके हैं। साथियों, एक तोता होता, तोते को आप एक सोने के पिंजरे में बंद कर लो, उसमें रोजाना काजू बादाम किशमिश खिलाइए उसे, और जिस दिन आपने उसका दरवाजा खोल दिया, तोता फुर से उड़ जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। और एक तीतर होता है, तीतर को आप पिंजरे में बंद करके उसको दीमक खिलाते हैं, हमारे लोग उसको दीमक खिलाते हैं कि उसको कोई बढ़िया खाना नहीं देते हैं, और उसको ले जाते हैं जंगल में से छोड़ देते हैं, और तीतर चुग चुगा के सीधे उस पिंजरे के अंदर आ जाता है। आज हमारे ओबीसी के भाइयों की हालत ये हो चुकी है कि हम उस दीमक को चुगकर पिंजरे में दोबारा से उसी में आ जाते हैं। और शेड्यूल कास्ट के लोग तोते के समान हैं, तुम उन्हें बादाम खिलाओगे, काजू खिलाओगे, लेकिन तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है, इन दुश्मनों के झांसे में आने वाले नहीं है। ये स्थिति के बाद आज हमारे ओबीसी भाई की ये स्थिति है, दीमक खा के उसी पिंजरे में फंस रहे हैं। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी गुर्जर भाई हैं, सैनी भाई हैं और यहाँ पर यादव भाई हैं, अपने बच्चों को रोको, क्योंकि उनके बजरंग दल में काम कर रहे हैं, आरएसएस में काम कर रहे हैं, उन संगठन में काम कर, उनके बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारे लोग धर्म बचाने में लगे हुए। हमारे बच्चे अगर रोजगार मांगते तो लाठियां बरसती हैं उन पर, और कावड़ लेने जाते तो फूल बरसते। इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे पहला हथौड़ा किसने मारने का काम किया? जिस बाबरी मस्जिद में मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, कोई मतलब ही नहीं था उसका, उस पर सबसे पहला हथौड़ा किसने मारा, ये आप जानते हैं। जो सबसे बड़े हिंदू थे, जिनको हथौड़ा मारने के लिए तैयार किया गया, और वो कौन थे? वो भी ओबीसी के लोग थे। और राम मंदिर की कमेटी बनी, एक भी ओबीसी का आदमी उस कमेटी में नहीं है, एक भी ओबीसी का नहीं है। अरे एक बात बताइए, हाँ, अब एक बात बताइए, उस मंदिर की कमेटी में हमारा एक भी आदमी नहीं है भाई। हमें केवल घंटा बजाने के लिए वहां पे है, केवल घंटा बजाने, और घंटा बजाने से हमारा क्या भला होगा? हमारा विश्वविद्यालय से भला होगा, कॉलेजों से भला होगा, शिक्षा से भला होगा। उस घंटा बजाने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आज मैं समझता हूँ ओबीसी और एससी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इसमें 90% लोग हैं, और 90% लोग मात्र 3% के सामने हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, हमें विधायक का टिकट दे दो, हमें राज्यसभा का टिकट दे दो। अरे देने वाले हम होने चाहिए थे, और हम मांगने वाले बने। कारण ये है कि उसने हमें जाति के नाम पर, और एक ब्राह्मण ने जंधेड़ा के अंदर, एक ब्राह्मण, मैं समझता हूँ हमारे सैकड़ों गुर्जरों के पास जाके ये कह दिया कि ये हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। हम एक भी शब्द हमारा अगर हमारे ओबीसी भाइयों के विरोध में हो या किसी के विरोध में हो, केवल हम सच बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक ही दुश्मन है, और वाम सेव के द्वारा दुश्मन को हमने चिन्हित कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। हम केवल उसी को टारगेट करके हम अपनी बात करते हैं,
भाई ज्योतिबा फुले अगर मंदिर की लड़ाई लड़ते, ज्योतिबा फुले अगर धर्म की लड़ाई लड़ते, तो आज मैं आपके सामने बोल रहा नहीं होता और आप हमारे सामने नहीं बैठे होते। छत्रपति साहू जी महाराज जो गुर्जर जाति से थे, छत्रपति साहू जी महाराज यदि मंदिर की लड़ाई लड़ते या धर्म की लड़ाई लड़ते, तो आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने छात्रवृत्ति दी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, और वहाँ से इंग्लैंड से एजुकेशन हासिल करके आए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महान हुए। और एक दुनिया का महान व्यक्ति जिसके पास 36 डिग्रियां, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले जो 7वीं पास थे, गौतम बुद्ध और कबीरदास जैसे लोगों को गुरु माना है। उन्होंने इसलिए गुरु माना है कि ज्योतिबा फुले इसलिए महान थे कि उस समय आज तक ओबीसी के लोगों में उनसे ज्यादा महान कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको महान माना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे ओबीसी के भाई, ओबीसी एक सोया हुआ शेर है। बार बार हम कहते हैं कि सोया हुआ शेर है, आखिर ये सोया हुआ शेर जागेगा कब, ये समझ में नहीं आ रहा, ये जागेगा कब। और हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी पूरे देश में सोए हुए शेर को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हम बेशक पश्चिम में हमारी इतनी जागृति नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में इस आंदोलन को ओबीसी के लोग भी बिल्कुल सर पर उठाए हुए हैं। ओबीसी के लोग इस आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साधन संपन्न हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पर एक फूड सप्लाई ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर थे, डीएसओ। तो उनके यहाँ पर यादव जी थे, एक दिन उनके यहाँ पर हम बैठे तो उन्होंने कहा कि सिंह साहब, पश्चिम में तो शुल्क कास्ट के लोगों की भी हालत इतनी अच्छी है कि पूर्वांचल में ओबीसी के लोगों की भी नहीं है। जिस तरह से एससी के लोगों को वहाँ पंगत में नहीं बैठाना चाहता बराबर में, वहाँ यादवों को भी पंगत में बराबर में खाने के लिए नहीं बैठ सकते। वहाँ पर ये हालात हैं। अभी हम पश्चिम में जी रहे हैं, कुछ दिनों में आप पूर्वांचल में जाके देखिए ओबीसी क्या हालत है, राजस्थान में जाके देखिए गुर्जरों की क्या हालत है। अरे भाई, आप एक तरफ आरक्षण का विरोध करते हैं और एक आरक्षण के लिए आंदोलन चलाते हैं, ये समझ में नहीं आता। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई किसी को लाभ पहुंचाने वाला मामला नहीं है। आरक्षण है, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसी भी विभाग में अगर हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है तो हमारा व्यक्ति सीना चौड़ा कर दंदनाता चला जाएगा कि भाई मेरा काम फटाफट हो जाएगा। ये प्रतिनिधित्व है, ये आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है, ये हमारे महापुरुषों ने प्रतिनिधित्व का हमें अधिकार दिया है। और दुश्मन जो कहता है कि आरक्षण ये कब तक चलेगा, ये आरक्षण कब तक चलेगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें ब्राह्मण होने का आरक्षण ये कब तक चलेगा? तू सबके सर पर बैठा हुआ है, ये ब्राह्मण होना ही तो आरक्षण है भाई। ब्राह्मण होना भी तो आरक्षण, जब सबके सर पर बैठा हुआ है तो ये भी तो आरक्षण है। ये कब तक चलेगा? सारे मंदिरों का आरक्षण किसका है? सारे मंदिरों में कौन बैठा हुआ है? अरे तुम्हारा 50% 50.5% तो पहले से ही है, 10% तुमने फिर ले लिया। 24 घंटे में कोई बहस नहीं हुई, संसद में राज्यसभा में कहीं बहस नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण फिर से ले लिया। तो इसे समझने की जरूरत है, हमारे विशेषकर ओबीसी के भाइयों को समझने की जरूरत है। ये शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी बाहें पसारे खड़े हैं आपके सामने, या तो उनको गले से लगा लो या गले से लग जाओ, या तो गले से लग जाओ या गले से लगा लो। अरे हम इतना भी कहने के लिए तैयार है भाई, आप इतना मत डरो, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं आप हमारे पीछे रहिए, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। गोली पहले हम खाएंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक जगह आ जाओ। लेकिन हमारा ओबीसी भाई क्या है कि हम सुल्कास के लोगों के नेतृत्व में कैसे काम करें? हम नेतृत्व नहीं करना चाहते, एक पिछड़े वर्ग का नेतृत्व आपके सामने, हम इनके साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ आइए कि ज्योतिबा फुले के बाद अगर कोई दूसरा आदमी निकल कर आया है तो चौधरी विकास पटेल आपके बीच में आए, जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। पूरे आप इनके साथ आ जाइए, आप हमारे साथ मत आइए, आप इनके साथ आ जाइए और हम इनके साथ लगने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है कि दुश्मन हमें बांटने का काम करता है, लड़ाने का काम करता है, और हम ये एक एक करके पिटते हैं और हम सोचते हैं हमारी पिटाई नहीं होगी। इकबाल ने एक शेर कहा कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे आपके तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये मत समझना कि ओबीसी के लोगों का नंबर आने वाला नहीं है। असली कटाई आपकी हो रही है, हम तो फिर भी लड़ झगड़ कर कुछ ले रहे हैं,
असली कटाई आपकी हो रही है। आपके बच्चे IAS नहीं बन रहे हैं, IPS नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आप उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। 1992 में आपको आरक्षण लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 में SC और ST के लोगों से पहले व्यवस्था की संविधान में, और 340 में OBC के लिए की, 341 में SC के लिए करी, और 342 में ST के लिए करी। आपको हमसे पहले की, लेकिन आपकी जागृति न होने के कारण आपको आरक्षण 1950 में न मिलने के कारण 42 साल के बाद में 1992 में मिला, और वो भी आधा अधूरा मिला 27%, और 27% के बाद भी 5.5% सेंट्रल लेवल पर आपके लोग भरे हुए हैं। इस कारण से हम आज भी पीछे हैं। 1992 के बाद ही, 1992 में पहले एक भी डायरेक्ट IAS आपका OBC का नहीं है, एक भी। 1992 में जो आरक्षण लागू हुआ उसके बाद में डायरेक्ट IAS आने लगे कुछ, और आज ब्राह्मण के बाद में अगर कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर है तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है। इनके पास कुछ नहीं था, आज भी हमारे पास खोने के लिए कुछ भी है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। इस पर हम काम कर रहे हैं। हम OBC के भाइयों को कहना चाहते हैं, बेशक आप हमारे साथ मत आइए। आपके बीच में एक महान शख्सियत चौधरी विकास पटेल आए हैं, आप इनके साथ हो जाइए, और आप हम इन्हीं के साथ हम भी लगने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में कि अगर हम जाग जाते हैं तो इस देश की सत्ता व्यवस्था हमारे हाथ में होगी, कोई किसी दूसरे के हाथ में नहीं हो सकती। 3% लोग, एक ही ब्राह्मण आपके गांव में घुस जाए, हम उसकी बात को मानने का काम करते हैं। और सुलकाश का OBC कोई व्यक्ति आपके बीच में आता है, कितना ही महान व्यक्ति आ जाए और वो समझाने का काम करता है, तो आप उसकी बात को जरा देर में अपने दिमाग से निकाल देते हैं, अगर वो 5 मिनट आपको समझाते हैं। यही हुआ जंधेड़ा में, यही हुआ, एक व्यक्ति ने सबको बेवकूफ़ बना दिया। हम बुड्ढा खेड़ा, हमारे चौधरी साहब बैठे हुए, बुड्ढा खेड़ा में हम काम कर रहे थे, वो यही कहते थे, भाई हमें बड़ा अमन चैन है अब इस पूरे देश में, और मुसलमान इस देश में मतलब दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाई मुसलमान उस समय भी थे, 650 साल 700 साल मुगलों ने राज इस देश में किया है, एक बार भी तुमने आंदोलन नहीं छेड़ा इनके विरोध में। और मात्र 100 साल अंग्रेजों के हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा, मामूली सा क्लर्क जिसने केवल 200 सैनिक अपने और 600 सैनिक अपने उन लोगों को दिए, हथियार दिए जिनको कभी हथियार उठाने का अधिकार ही उन्होंने नहीं दिया। 800 सैनिकों के जरिए मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है वहाँ का लड़ाई जीती, जैसे प्लासी का युद्ध बोला जाता है। और उसके 1857 तक उन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया, 100 साल बाद। और 1857 में इन्होंने क्रांति छेड़ दी कि अंग्रेजों को भगाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 700 साल मुगल यहाँ पर रहे, उनके विरोध में आंदोलन नहीं छेड़ा, क्योंकि उनके विरोध में इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि उनसे मिलकर ये हमारा शोषण कर रहे थे, अपनी बेटियों की शादियाँ उनको करने का काम कर रहे थे, अपना रिश्तेदार बनाने का काम कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनके मनुस्मृति कानून को नकार दिया और कहा कि जो आपने मानवीय अधिकारों से वंचित किया है, SC ST OBC यानी शूद्रों को, उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। हमें अधिकार बहाल करने शुरू कर दिए थे, इसलिए अंग्रेजों को विरोध में आंदोलन चलाया। और आज भी मुसलमानों का डर दिखाते हैं, और मुसलमान मुट्ठी भर हैं। और मुसलमान मैं समझता हूँ कि अपनी संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, इसके सिवा उसकी कोई लड़ाई है ना। तो इस देश की व्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है, ना प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ना IAS बनना चाहता है, ना IPS बनना चाहता है। वो केवल ये चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन हम इस देश का शासक भी बनना चाहते हैं, हम इस देश में IAS भी बनना चाहते हैं, हम IPS भी बनना चाहते हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम OBC के भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप चौधरी विकास पटेल जी का साथ दीजिए कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री हमारा होगा, राष्ट्रपति हमारा होगा, पूरा सिस्टम हमारे कब्जे में होगा। वो तभी होगा कि जब हम इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये शासक बनने का मामला है, किसी को ये नहीं, किसी को मौज मस्ती का मामला नहीं है, ये शासक बनने का। ये डिटेल से आज चौधरी विकास पटेल जी आपको बताएंगे, और उसके बाद भी आप इनकी वीडियो सुने, आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और कम से कम जो आपको बहकाने काम कर रहे हैं उनकी बात को काउंटर करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने बात सुनी, इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।